आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम बात करेंगे खास बात तेलंगाना में। आज अहम मुद्दा है कि हैदराबाद का मिलियन मार्च एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुनक्किद हुआ और कामयाब भी रहा। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैदराबाद में मुनक्किदा मिलियन मार्च कामयाब रहा। मिलियन मार्च में 40 से ज्यादा सियासी, समाजी और मिली व दीनी तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा हजारों की तादाद में अजला और शहर के अवाम ने शिरकत की। हैदराबाद के धरना चौक पर मुनक्किदा धरना शिकवा कर रहा था, कम दामनी का शिकवा कर रहा था। कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी मुश्ताक मलिक ने कहा कि मिलियन मार्च कामयाब रहा। मरकज की बीजेपी हुकूमत को चाहिए कि शहरियत तरमीमी कानून को वापस ले। मुल्क की आवाम इस कानून के खिलाफ है। ये कानून जमहूरियत के खिलाफ है। मिलियन मार्च के पेश नज़र शहर और अजला में तजारती व तालीमी इदारों के जिम्मेदारों ने रजाकाराना तौर पर बंद का ऐलान किया था। पुराने शहर हैदराबाद में भी तजारती इदारों ने एक दिन कबल ही बंद की कॉल दी थी। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हम सीधे रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान को, जो इस वक्त हमारे साथ रास्त तौर पर मौजूद है और कुछ देर पहले भी उन्होंने हमारे साथ इस पूरे मिलियन मार्च का नज़ारा कराया न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए, जहां जहां हमारे चैनल 52 ममालिक में देखे जाते हैं। और हैदराबाद पर इस वक्त निगाहें हैं कि हैदराबाद देर से जागा, देर आए दुरुस्त आए। अनीसुर रहमान, क्या कहेंगे आज के इस मार्च के ताल्लुक से आप? देखिए जिलानी, आज जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट या एहतजाज कहिए आप मुनज़्ज़म किया गया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। सुबह आज जब शुरू हुई थी तो सोशल मीडिया पर ये मैसेजेस आ रहे थे कि ये जो इजाज़त दी गई है धरने की या प्रोटेस्ट की, ये सिर्फ 1000 लोगों के लिए होगी। लेकिन जैसा जैसा यहाँ पर लोग आते गए और जो है एक कारवां बनता गया, उस तरह का समा था और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग जमा थे। और चंद के मुताबिक तो ये मजमुआ जो है 3-4 लाख से भी ज़्यादा लोगों का था। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ चंद मेहमान हैं जो किसी न किसी तरह आज के जो धरने में वो जो है अपना पार्ट अदा कर रहे थे, अपना हिस्सा अदा कर रहे थे। मेरे साथ सीधे हाथ को उमर आमिदीन साहब हैं, उसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर खुर्रम साहब हैं, और एक वकील हैं निज़ाम साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं अबू अहमल साहब, और उस्मान जो है एक यंग लीडर हैं। आइए हम सबसे पहले उमर आबिदीन साहब से मैं बात करना चाहूँगा। उमर साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो एनआरसी है ये एक मुसलमानों का इशू है और यहाँ पर आज एहतजाज मुनाकिद किया गया। काफ़ी जो गैर मुस्लिम तंजीमें थीं, खासतौर पर दलित तंजीमें, उन्होंने अपना हिस्सा अदा किया। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? आज का ये जो इज्तिमा हुआ है, यहाँ पर जो धरना हुआ है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, असल में हुकूमत शुरू से ये पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ मुसलमानों का इशू है, और जो हिंदुस्तान के बाशऊर शहरी हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और हालात पर जिनकी निगाह है, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये मुसलमानों का इशू नहीं है। सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है, दूसरे नंबर पर माइनॉरिटीज़ का इशू है, और ये सब हम जानते हैं। कल ये तलवार गिरने वाली है दलितों पर, और उसके बाद फिर लैंग्वेज और भाषा की बुनियाद पर लोगों से के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये बात आज के इस एहतजाज ने, मिलियन मार्च ने साफ कर दी कि ये मुसलमानों का इशू नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए ये उन्वान दिया जा रहा है। आज के इस मार्च में बड़े पैमाने पर हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैनी और हर धर्म के लोग आए, मर्द और औरत आए। आबिदीन साहब जो कह रहे हैं ये सिर्फ अंदेशे है, ये यकीन, इतना यकीन कैसे है इस चीज पर, जबकि अभी कुछ सरकार की तरफ से कोई चीजें सामने नहीं आई हैं एनआरसी को लेकर? जी जी, हमारे जो एंकर हैं जिलानी साहब ये पूछना चाहते हैं कि जो एनआरसी है अभी वो कुछ मुबहम सा है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, और ये लोग जो है धरना किए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में?
मतलब ये बहुत ही बचकाना बात है। इसका मतलब ये है कि आपने एनआरसी के नाम पर जो डॉक्यूमेंट दिया है या तो उसमें कमी है या फिर आप कोई हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने उससे बात साफ है कि इसमें बहुत झोल है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी हुकूक जो फराहम किए गए, इक्वालिटी के, उन सब की धज्जियाँ उड़ा दी गई इस कानून के। साहब, मैं फिर आपके पास आऊँगा। मुबशिर खुर्रम साहब से बात करना चाहूँगा। मुबशिर, आप जर्नलिस्ट हैं, आप और हम देखते आए हैं यहाँ पर जो धरना चौक है, जो जिस किस्म के यहाँ पर प्रोटेस्ट मुनाकिद होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा कवर किया उसको, लेकिन आज ये जो धरना चौक पर जो धरना हुआ है कुछ मुख्तलिफ किस्म का था। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं 17 साल से यहाँ पर धरने वगैरह देखता आया हूँ और तेलंगाना मूवमेंट के दौरान भी 1 मिलियन मार्च हुआ था जो टैंकबंड पर हुआ था, और वो मिलियन मार्च पुरतशद्दुद हुआ। आज का ये तारीख साज मिलियन मार्च जो रहा है, यहाँ पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी की जाने के बावजूद जो लाखों की तादाद में लोग जमा हुए, उन लोगों, और फिर उसके बाद पीसफुल अंदाज में इनका डिसबर्समेंट, ये इंतहाई अहम बात है। इससे अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तानी शहरी, ख़ास तौर पर हैदराबाद के हिंदुस्तानी शहरी, अपने मुल्क से किस हद तक मोहब्बत करते हैं और किस तरह से अपने जायज़ हुकूक को मनवाने के लिए एहतजाज करने तैयार हैं पूरी तरह से। शुक्रिया। मैं आपसे फिर बात करूंगा। मेरे साथ एक यंग एडवोकेट हैं, निज़ाम साहब। निज़ाम साहब, काफ़ी जो है कोशिश की गई, काफ़ी तरद्दुद किया गया इस प्रोटेस्ट की इजाज़त के लिए। पहले जो है नेकलेस रोड पर ये मुनाकिद होने वाला था, उसके बाद इजाज़त नहीं मिली, कोर्ट को अप्रोच होना पड़ा, फिर यहाँ पर इजाज़त दी गई और वो भी सिर्फ 1000 लोगों के साथ। तो आपकी किस तरह, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जैसा कि आपने पूरी तो उसकी डिटेल्स बता दी है। सुबह में एक हैदराबाद सिटी पुलिस से एक पोस्ट आया था कि जिसमें 1000 लोगों को भी जमा नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं कि लोअर टैंकबंड का जो ब्रिज है उस पर ही 5000 लोग थे माशाल्लाह से। तो इतने लोग यहाँ पर आए हैं और ये एक तारीख़ी एक एहतजाज बनाए हैं, नॉन वायलेंट एहतजाज बनाए हैं। यहाँ पर सब इंडियंस थे, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई मसला नहीं था। यहाँ पर सब इंडियंस आए, अपने हुकूक बताए और पूरी गवर्नमेंट को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी रिलीजन्स वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जो जा रहा है उसको हम हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये तारीख़ी था और ये माशाल्लाह से कामयाब था माशाल्लाह। अबू, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एहतजाज मुनाकिद किया गया, लोगों को जो है सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे ज़राओं से लोगों से कहा गया कि वो यहाँ आएँ, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए थे, लेकिन कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि पुलिस को कुछ जो है करना पड़ा। आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं 12 साल से मीडिया में हूँ। मैं यहाँ पर कवर करने के लिए आया था, तो 40 नौजवानों को कफन पहन कर आते हुए देखा मैंने जी। और ये एक बहुत गैर मामूली मैसेज था और ये इतना पीसफुल था कि जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म हुई धरना, उसके बाद लोगों ने अब जो रोडों पे कचरा था वो खुद उठाकर कचरे दान में डाला। तो इसकी डिसिप्लिन की एक बेहतरीन मिसाल है। अब इस वक्त भी अब प्रोग्राम ख़त्म होकर 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, टैंकबंड, नेकलेस रोड, इधर के अतराफ़ के पूरे रोड्स जाम है और बहुत ही पीसफुल तरीके से ये लोग वापस हो रहे हैं। और ये धरना, खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में खवातीन थी, बूढ़े व्हील चेयर्स तक पे वो लोग आए थे, बूढ़े बड़े लोग आए थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इस धरना में शरीक थे जी। मेरे साथ एक नौजवान कांग्रेस के लीडर हैं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उस्मान साहब। उस्मान साहब, ये कहा जा रहा है कि 40 तंजीमों ने इसमें हिस्सा लिया, तो आपकी भी तंजीम जो है उसमें एक हिस्सेदार थी, तो इसको किस तरह मुनज़्ज़म किया गया? ये मैं भी जेएसी का एक रुकन हूँ, को कन्वीनियर हूँ। दूसरी चीज़, 40 जो जमातें हैं वो सिर्फ जेएसी से जुड़े हुए हैं, मगर यहाँ पे दीगर हर पार्टी के लोग आए हैं, हर किस्म की पार्टी के लोग आए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, तकरीबन स्कूल्स के लोग आए हैं, कॉलेजेस के लोग आए हैं, यूनिवर्सिटी के लोग आए हैं। ये जो धरना था और ये जो मिलियन मार्च था ये पीसफुल था और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लाखों में लोग आए हैं। 3-3 किलोमीटर तक धरना चौक से पूरा रेडियस आप 3 किलोमीटर देख लिए, पूरा चक्के जाम थे, पब्लिक थी वहाँ पे। तो ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छा था और ये एनआरसी और सीएए के अगेंस्ट में था, क्योंकि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब जिस पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में जेएसी को इजाजत मिल जाती है, लेकिन कांग्रेस को इजाजत क्यों नहीं मिलती इस तरह के धरने की? क्या वजह है? अरे आधार और वोटर आईडी कार्ड पे तो आपको हम तख्ते पे बिठाए, उसके बाद जिस पे हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका फिरता है, लंदन फिरता है, सारी दुनिया फिरता है, पाकिस्तान फिरता है, वो पासपोर्ट भी हमारी सिटीजनशिप की निशानी नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल से कि
नरेंद्र मोदी आप कौन से पासपोर्ट पे फिर रहे हैं? जी क्या आप भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? जी उस्मान, मैं आपसे इस जो मैनेजमेंट है और ये जो जिस तरह से इजाज़त हासिल की गई जी। उसका भी आप हिस्सा हैं, लेकिन आप एक पार्टी का भी हिस्सा हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक हिज़्ब मुखालिफ है, अपोजिशन पार्टी है, लेकिन क्या ऐसी बात थी कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का एक भी जलसा मुनाकिद करने में नाकाम रही? जी, मैं पहले तो एक सिटीज़न हूँ। जी दूसरी चीज़, मैं वाइस प्रेसिडेंट ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी। तो आपको मैं बता दूंगा कि हम लोग यही धरना चौक पे अभी तक 3 धरने कर चुके हैं। एक महीना भर पहले से लेके अब तक 2 धरने हो चुके हैं। और हिंदुस्तान में जब न्यू दिल्ली में जब धरना होता है तो सबसे पहले हमारी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वहाँ पे जाती है। और जैसा कि यूपी में जो बर्बरियत हो रही है, जो मुसलमानों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ हो रही है, वहाँ के लोगों से भी हमारी प्रियंका गांधी, हमारी कांग्रेस की टीम मिलने जाती है, तो उनका गला दबोच के उनको ढकल दिया जाता है। उस्मान, मैं आपके पास फिर आऊँगा। उमर आबिदीन साहब हैं, उनसे मैं एक और सवाल करूँगा। उमर साहब, अब ये सवाल ये उठाया जा रहा है कि धरने तो हो गए, व्हाट इज़ नेक्स्ट? आगे क्या किया जाए बहैसियत एक सिटीज़न? अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको जो है कुछ कहना है किसी चीज़ के खिलाफ। मेरा अपना एहसास ये है कि आज एहतजाज का आगाज़ हुआ है और हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। और आज के एहतजाज से यहाँ बहुत से लोगों से हमने बात की, उनका ये ख्याल रहा है कि वो चाहते हैं मुस्तकिल कोई धरने की जगह हो जहाँ रोज़ आकर लोग प्रोटेस्ट करें, अपना एहतजाज दर्ज कराएं। तो हमें अपनी इस आज़ादी की जंग को आगे रखना है। एक बात बार बार कही जा रही है परमिशन की। दुनिया की तारीख़ में कोई इनकलाब ऐसा नहीं आया जिसके लिए कोई परमिशन ली गई हो या परमिशन दी गई हो। हमने जंग आज़ादी लड़ी, हमने क्या अंग्रेज़ों से परमिशन ली थी? ये हमारा दर्द है, हम आह करेंगे, हमारा ज़ख्म है, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हम आज़ादी लेकर रहेंगे। तो हमें किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो जमहूरी कदरें हैं उसके साथ हम अपने इस प्रोटेस्ट को, अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ मेरे बहुत से हिंदू भाई, गैर मुस्लिम, मुसलमान सब मौजूद हैं। उर्दू ज़ुबान जो अमन की, शांति की, मोहब्बत की ज़ुबान है, उसमें एक बहुत अच्छा शेर कहा गया था और उस शेर को मैंने आज अपनी आँखों से यहाँ देखा है कि हा से हिंदू मीम से मुस्लिम हुए, हा से हिंदू मीम से मुस्लिम हुए, दोनों आपस में मिले तो हम हुए, दोनों आपस में मिले तो हम हुए। किस कदर शीरी हैं हम हक़ की कसम, किस कदर शीरी हैं हम हक़ की कसम, लब चिमट जाते हैं जब कहते हैं हम। तो आज हमने हम बनकर दिखाया और ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम बने रहेंगे। जिस दिन इस हा और मीम को अलग किया गया तो ये मुल्क टूट जाएगा, हम टूट जाएंगे। मुबशिर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ये कहा जा रहा है कि जो है अभी तक बयानात आए हैं मरकज़ी हुकूमत के, उससे तो ये नहीं लगता कि जो ये NRC या जो भी CAA का जो इशू है उस पर हुकूमत कुछ पीछे जाएगी। इस माहौल में आप इस इब्तिदाई मुजाहरों को किस तरह देखते हैं? क्या ये अभी भी जारी रखना कुछ फ़ायदेमंद होगा? हम देखेंगे। फैज़ की ज़बान में अगर फैज़ की मुतनाज़िया नज़म जिसे बनाकर पेश किया जा रहा है, उसी का एक जुमला हम देखेंगे। अगर ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, ये सुल्तानी जमहूर का ज़माना है, इसके आगे ये लोग नहीं टिक पाएंगे। चाहे कोई हुकूमत हो, इमरजेंसी के दौर को देखने वालों ने बताया कि ये उससे बदतर हुकूमत है, उससे बुरे हालात पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आवाम सड़कों पर है। आवाम को किसी लीडर की ज़रूरत बाकी नहीं रही। आवाम अब तक इंतज़ार करते थे कि हमारा लीडर, हमारा कायद हमें आवाज़ दे, लेकिन आज कोई कायद नहीं था। हर शख्स यहाँ पर जो था वो कायद था, हर शख्स यहाँ पर जो था वो हिंदुस्तान की आवाज़ था। और इस आवाज़ को दबाना मरकज़ी हुकूमत के वज़रा, मुकम्मल पार्लियामेंट सब मिलकर भी, चाहे तीनों अफवाज के मिलाकर के कुछ और तंजीमें भी बना लें, तो ये आवाज़ को नहीं दबाया। अनुसर अहमद, जिस तरह से मुबशिर कह रहे हैं कि ये हम है और ये हमारी आवाज़ है, हम कहे तो हम का मुकाबला फिर हमसे होगा, हम वर्सेस हम, यानी सरकार कह रही है कि हम भी अब लोगों के पास जाएंगे, 500 जलसे होंगे, लोगों को बताया जाएगा, तो ये हम वाला मुकाबला हम और हम सामने होंगे अब। जी जी, ठीक है जिलानी। अभी मेरे जो हमारे जो एंकर हैं जिलानी, वो ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये जो मुकाबले की सूरत पैदा हो रही है, इसमें अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो
इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, ये एक्ट के ख़िलाफ़ हैं या इस कानून के ख़िलाफ़ हैं, अगर हुकूमत उन लोगों को भी सड़कों पर लाए या उन लोगों को भी जो है इंस्पायर करे कि वो भी जाएं और अपने सपोर्ट में मुजाहरे करें, तो क्या तसादुम की सूरत हाल नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 19 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं ये भी कानून के तहत ही है, हम कानून के तहत ही हमारा प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं और ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, इसमें कोई इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर वो भी करते हैं तो वो करने दीजिए। आप उनके प्रोटेस्ट में देखिए कितने लोग आए, 10 से 20 लोग ठहरे हुए हैं और आप यहाँ हैदराबाद में आप देख लीजिए 5 से 10 लाख लोग, जैसा आपने कहा, इन्होंने हिस्ट्री दर्ज की है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करके, पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मसलक भी नहीं था और मुसलमानों का मसलक भी नहीं था इसके अंदर। इसमें मुआहदे वाला मिली इत्तेहाद किया गया और ये प्रोटेस्ट हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर ये प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा ही रहेगा, उसके बाद अगर प्रोटेस्ट से ये नहीं सुनते हैं तो हमारी जो सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, इसमें कई सारे PIL दाखिल करिए। हम लोग भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते जाने वाले हैं और PIL दाखिल करेंगे। उसके बाद अगर ये लोग नहीं भी सुनते हैं तो हम इंटरनेशनल कोर्ट भी, हम उसका भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। UN से आवाज़ आनी चाहिए। UN के ह्यूमन राइट्स ने कहा कि दिस इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, मुस्लिम्स के खिलाफ है ये। तो ये ह्यूमन राइट्स UN को भी समझना चाहिए। ये दूसरे मुल्क जो है हमें हिंदुस्तान पर देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करता है। अगर इस तरीके से माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करेंगे तो ये हिंदुस्तान कभी भी बच नहीं सकता। ये हिंदुस्तान की ताकत जब भी है, जब बनती है, तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर होता है। जी, शुक्रिया निज़ाम। ये एक साहब हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। सर आइए, इधर आइए, आप बात कीजिए, बताएं। मुझे आप आज जो है एहतजाज हुआ था, आपने भी शिरकत की है, तो आप किस तरह देखते हैं? शिरकत ही नहीं की, हाई कोर्ट में लड़े भी हैं इसके लिए। फर्स्ट बैच को रिजेक्ट कर दिए उन्होंने, कोर्ट 13th कोर्ट वालों ने। उसके बाद हम फिर 9th कोर्ट को आए, 9th कोर्ट से फिर गए, तीसरे कोर्ट को गए, ऐसे धक्के खाते हुए लास्ट में परमिशन जो मिला वो भी परमिशन मिला एट द विल ऑफ द कमिश्नर, not at the will of the High Court. High Court has sent it back the file to the Commissioner. तो हम जो हैं ऑल इंडिया मोहम्मदन फेडरेशन के नुमाइंदे हैं। ये साहब जो हैं बहुजन डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने तकरीबन 1000 बहुजनों को लाया। उन्होंने वही यूनिफॉर्म में भी, मैं यूनिफॉर्म निकाल दिया, फिर भी स्टिल इज इन यूनिफॉर्म। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, वी आर टेकिंग दिस concept again forward under the hunger strike. All India Mohammedan Federation is taking hunger strike in next week, and we have sought permission of the High Court, and next week or second Saturday preferably, or any other Sunday. The problem here in before India is only those people who have not tasted the freedom are ruling the government. The Birla Ranga are the two persons, the Modi and Amit Shah, they are called Birla and Ranga. And they have looted thousands of crores of rupees of Indian treasury, and now they want to hide this concept. That's why they have taken up the Citizen Amendment Act. बहुत शुक्रिया सर। अभी मेरे साथ अबू हैं, अबू से मैं एक और दोस्त है मेरे साथ, एक और यहाँ पर मेहमान है हमारे साथ। बताएं आप, इफ यू कैन इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। తెలుగు అని ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ భారతదేశంలో మనం చూసినట్లయితే భారతదేశ ప్రజలను విడగొట్టి ఈరోజు పరిపాలిస్తున్నటువంటి మోడీ, వారి వెనకాల కుట్రలు పంతున్నటువంటి RSS బ్యాచ్, వీరు కేవలం ఒకప్పుడు భారత రాజ్యాంగం కంటే ముందు ఉన్నటువంటి మనధర్మ శాస్త్రాన్ని ఈ భారతదేశంలో అమలుపరచడానికి ఒక పెద్ద కుట్ర పంతా ఉన్నారు. భారత రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి శక్తులు ఈరోజు భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నందువలన భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క పేజీ తీసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది చాలా కుట్రపూరితమైన చర్య. ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ 14 ప్రకారం సమానత్వ స్వేచ్ఛ ఇక్కడ భంగం కలుగుతూ ఉన్నది. కులాల మతాల ప్రకారం ఏ బిల్లు కూడా పెట్టవద్దు భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం. సార్ మీరు చెప్పారు, సార్ కూడా చెప్పారు, మీరు చాలా ప్రయత్నం చేశారు ఈ రోజు ఈ ధర్నా కోసం. అయితే మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేసినట్ట ఇది ఖచ్చితంగా ఇది మన ఏదైతే భారత ప్రభుత్వం అంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి చర్యలకు ఇది వ్యతిరేకమైనదే. వెంటనే ఇది విరమించుకోకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు తగిన బుద్ధి కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం. थैंक यू सर। इनका कहना था कि जो है ये दस्तूर के खिलाफ है और इन्होंने जो है बहुत कोशिश की, उसके बाद धरने की इजाज़त दी गई। मैं आखिरी सवाल उस्मान साहब से और अबू अहमद साहब से पूछना चाहूँगा।
जब ये एहतजाजी मुजाहरे जब शुरू हुए थे, ये कहा जा रहा था कि ये जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो अलग अलग धरने वगैरह एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं, इसमें एक इत्तेहाद का फुक़दान है, इत्तेहाद नहीं है। तो आज का जो जलसा हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं इस तनाजुर में? ये सरासर आपका सवाल गलत है कि इसमें इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं था। यहाँ पर 80% गैर मुस्लिम शरीक थे। जी। और जब ये 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले जब ये एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे तो सब अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहीं हो रही थी, कहीं कोई जो है जलसा हो रहा था, यहाँ खुद 2-3 जो है प्रोटेस्ट मीटिंग्स हुई थी, लेकिन जो इत्तेहाद की बात चल रही थी। अनीसुर रहमान साहब, हर प्रोटेस्ट में गैर मुस्लिमों की तादाद मुसलमान से ज़्यादा थी। हम ये देखते आ रहे हैं और ये सरासर गलत बात है। आप हो सकता है गोदी मीडिया ये बात फैला रही होगी। मैं मुस्लिम जमातों की बात कर रहा था, मुस्लिम तंजीमों की बात। उसमें भी शरीक हो रहे थे। आप खुद में कवर करें कई न्यूज़ों को कि गैर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आज का प्रोटेस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तादाद थी और ऐसे स्लोगन्स, कोई मजहबी स्लोगन्स नहीं लगाए गए, पूरे जमहूरियत के दायरे में रह कर स्लोगन्स लगाए गए और बड़ी कामयाबी के साथ हुआ और तमाम मजहब के लोग और मसलक के लोग इसमें जुड़े रहे। जी उस्मान, आप लोगों ने इसको मुनज़्ज़म करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की, एक एग्जाम्पल कायम किया, तो आप क्या अपना एक्सपीरियंस किस तरह शेयर करना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि ये जो बिल आया है CAA, NRC, NPR, ये आवाम के ख़िलाफ़ है। अगर आवाम के ख़िलाफ़ नहीं होता था, तारीख़ में पहली वक्त कोई बिल पास होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और उसके फेवर में कोई जलसे होते हैं, तो मैं आज तक तारीख़ में ऐसा तो नहीं देखा। जब तक मेरी सियासी ज़िंदगी है और मैं जब तक स्कूल से पढ़ लेते यारों, कभी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा जो फेवर में हो। लिहाजा ये EVM की आई हुई हुकूमत है, आवाम को नहीं समझ रही है। जब बाइलेट पे आ जाएंगी तो तख्ते पे आ जाएंगी। ये ताज से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि राज्यसभा में परसों अमित शाह ये बोले कि लाखों भी नहीं करोड़ों बोले उन्होंने, करोड़ों घुसपैठिए बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारे देश में आए बोले। तो मेरा सवाल अमित शाह से है कि लाखों करोड़ों घुसपैठिए कैसा है? क्या हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हमारी आर्मी नहीं है क्या? सबसे पहला सवाल हमारा, सबसे पहला ये सवाल है, करोड़ों कैसा है? या तो हमारी बॉर्डर पे आर्मी नहीं है या है तो वो अपना काम नहीं कर रही। अगर हमारी आर्मी अपना काम बराबर कर रही तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। तो पब्लिक को गुमराह देश का गृह मंत्री कर रहा है, ये इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रात दिन हमारी खिदमत करती है, उन्होंने जागते हैं तो हम सोते हैं, उनके ऊपर ये एक गोदी मीडिया बता रही नहीं है, उनके ऊपर ये एक रिमार्क है कि घुसपैठिए आ गए। घुसपैठिए अगर आ गए हैं तो आप फिर दूसरे मुल्क के लोग हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, पहले आप उनसे हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? पहले आप रोज़गार पे बात करिए, पहले आप GDP पे बात करिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक नई चीज़ ऐसी ला रहे हैं हर 6 महीने 7 महीने में, जिसमें हमारे को परेशान कर दे रहे हैं। ट्रिपल तलाक लाए, हम खामोश रहे। कश्मीर का 370 आर्टिकल हटाए, हम खामोश रहे। कश्मीरियों को 1 महीना घरों के बाहर नहीं निकलना पड़ा, हम खामोश रहे। लेकिन जब बात हमारे दस्तूर की आई तो हम लोग मुत्तहिद होके हर एहतजाज पे निकल गए। आप आज देखिए, हाँ, जामिया का देख लिए आप, उसमें हिंदू बच्चे भी है, मुसलमान भी है। अनीसुर रहमान, जिस तरह से कहा जा रहा था कि तेलंगाना में भी सियासी पार्टियां जो एक मत हैं इस बिल के खिलाफ हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर क्यों जमा नहीं हो पाती, चाहे वो कांग्रेस हो, TRS हो, CPIM। हालांकि असदुद्दीन अवैसी ने CM से बात करने के बाद कहा था कि एक इत्तेहादी जो है इजलास हो सकता है जिसमें हम सबको बुलाएंगे। पास डिग्री की सदाकत नहीं है जो अपनी। मैं अभी जी टाइम कब है, मैं मुबशिर से आखिरी सवाल कहना चाहूँगा। मुबशिर, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में TRS ने पार्लियामेंट में इस एक्ट के खिलाफ जो है वोट दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी इस तरह का कोई जो है बयान हुकूमत की तरफ से नहीं आया, और जबकि अपोजिशन भी जो है इस एक्ट के खिलाफ है। तो आप क्या समझते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि रूलिंग पार्टी यहाँ की और जो है अपोजिशन सब मिल के जो है इसके खिलाफ एहतजाज करें? जी, तेलंगाना हुकूमत जिस अंदाज में आवाम के जज्बात से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, उसका अंदाज़ा उसी वक्त लगा लिया जाना चाहिए था जब 25 दिसंबर को क्रिसमस लंच हुआ था और शहर के ज़िम्मेदार अमायदीन मिल्लत उस लंच में शरीक रहे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने यह कह दिया कि 30 जनवरी को एक बड़ा जलसा करेंगे, लेकिन
किसी ने उनसे ये पूछने की जरूरत नहीं की कि इलेक्शन से पहले, म्यूनसिपल इलेक्शन होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, उससे पहले आपका क्या हिकमत अमली है। लेकिन 2 दिन के अंदर हुकूमत, रियासती हुकूमत के एक वजीर मिस्टर श्रीनिवास गौड़ ये कहते हैं कि 30 जनवरी का जलसा चीफ मिनिस्टर की ज़बानी नहीं है, अगर कोई कह देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद रियासती वजीर और चीफ मिनिस्टर के फर्जंद मिस्टर केटी रामाराव ये कहते हैं कि CAA अगर मुल्क के मफाद में है, कौम के मफाद में, बाद में उन्होंने इसकी तहदीद नहीं, अगर आप उसको अगर उनकी वजाहत को बगैर जायजा ले तो उन्होंने जो कहा है वो बात पर वो कायम है। और ये हिंदू में खबर छपने से पहले उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में वो ये कह चुके हैं कि CAA और NRC NPR पर हुकूमत स्टेट कैबिनेट डिसीजन लेगी। अब जबकि स्टेट में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ऐसे में अगर स्टेट कैबिनेट होती भी है और ये डिसीजन लिया भी जाता है तो कहना मुश्किल है, बताया जाना मुश्किल है, ऐलान करना मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में बहैसियत पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति को ऐलान करना चाहिए कि हम पार्टी की हैसियत से हम NPR को लागू नहीं करेंगे। एक और बात आप गौर करेंगे, अगर केरला के चीफ मिनिस्टर कल 11 चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिख के NPR के मुतालिक स्टैंड वाजे करने को कहते हैं और एकजा होने, मुत्तहिद होने की बात करते हैं, और वो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को लेटर नहीं लिखते। इससे ये बात वाजे हो जाती है कि वो जानते हैं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय जनता पार्टी की B टीम बनी हुई है। ट्रिपल तलाक में सपोर्ट किया, 370 में सपोर्ट किया, अगर आप डिमोनेटाइजेशन में सपोर्ट किया गया, GST में सपोर्ट किया गया, हर इवन UAPA में सपोर्ट किया, UAPA एक्ट में सपोर्ट किया, RTI के अमेंडमेंट्स में सपोर्ट किया TRS ने। आज बीजेपी को ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए CAA में TRS की सपोर्ट नहीं ली गई। ये सपोर्ट नहीं दिए ऐसा नहीं है, नहीं ली गई बीजेपी की जानिब से TRS की सपोर्ट, क्योंकि उनके पास नंबर पूरे हो चुके थे। लेकिन आपने जिस लंच का जिक्र किया है उसके बाद कुछ इस किस्म की खबरें आई थी कि ये हुकूमत और चीफ मिनिस्टर जो है ये CAA या NPR के बिल्कुल खिलाफ है। जी, हुकूमत उस लंच के दौरान, उस मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अपने वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को कॉल कर ये कहा कि मुस्लिम एक्शन कमेटी का निज़ामबाद में 27 तारीख को जलसा है, उसमें शिरकत करो। चीफ मिनिस्टर के आर्डर को डिसओबे करने की जुर्रत किस वजीर में हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जलसे में शिरकत नहीं की। एक ऐसे रुकने असेंबली को जलसे में शिरकत के लिए कह दिया गया कि जिन पर खुद TRS पार्टी का इताब नाजिल हुआ है। और वेमुला प्रशांत रेड्डी क्लियरली अपनी निजी गुफ्तगू में ये कह रहे हैं कि म्यूनसिपल इलेक्शन की वजह से हम इन जलसों का हिस्सा नहीं बन सकते, और NPR NRC के ताल्लुक से इलेक्शन है, मजबूरियां सरकार की कुछ, लेकिन सरकार ने, TRS सरकार ने पार्लियामेंट में इस बिल के खिलाफ वोट दिया है। लेकिन अभी इस मामले को लेकर किस तरह से पार्टी का एहतजाज सामने आता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हैदराबाद का मिलियन मार्च आज कुल मिलाकर कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस पूरी बातचीत के लिए। काफ़ी मेहनत लगी आपको आज मिलियन मार्च में, आपने सुबह से लगातार नज़र रखी और आखिर तक आप इस मिलियन मार्च के तमाम उन शुरका से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आदाब।